वेलकम टू माय चैनल। और बेटा आज हम जिस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनेशन देखा था और आज हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है? तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का जो पर्पस होता है वह क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना होता है और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करना होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है किसी प्लांट में तो सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन जनरेट हो जाता है उस प्लांट में। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन में प्लांट में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं वे ख़त्म होने लगते हैं और इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और यदि हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करना है, तो हमें उस प्लांट का क्रॉस किसी दूसरे प्लांट से करवाना पड़ेगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना पड़ेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखो डिस्कस करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन जनरेट हो जाता है। तो यदि हमें सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सकता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सकता है कुछ सर्टेन मेथड से, जैसे कि यूनिसेक्सुअलिटी से। जैसे मैंने आपको बताया था कि पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट किसे कहते हैं कि जब किसी प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग प्लांट में सिचुएटेड होते हैं, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वे अलग अलग प्लांट पर सिचुएटेड होते हैं, तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। और पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है और यूनिसेक्सुअल प्लांट में जीनोगैमी ही होती है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी भी उसमें नहीं हो सकता और जीटेनोगैमी भी उसमें नहीं हो सकता। तो यूनिसेक्सुअलिटी जो है वह क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। यूनिसेक्सुअलिटी पपाया में दिखाई देती है। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मीनिंग होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर सिचुएटेड होते हैं और ऐसे प्लांट में श्योर शॉर्ट क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इसको ही जीनोगैमी कहते हैं। दूसरा मेथड जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है दैट इज़ डिकोगैमी। देखो डिकोगैमी में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। जैसे कि यदि एंथर स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले ही मैच्योर हो जाए या फिर स्टिग्मा एंथर के पहले मैच्योर होने से पहले ही मैच्योर हो जाए, तो ऐसे प्लांट में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। ऐसे प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स में भी हायर चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। तीसरा मेथड जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है दैट इज़ सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसको सेल्फ स्टेराइल प्लांट भी कहते हैं। देखो क्या होता है कि यदि एंथर और स्टिग्मा यदि सेम टाइम पर भी मैच्योर करते हैं तो क्या होता है कि कुछ जेनेटिकल रीजन्स की वजह से सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन जो है वह स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाता और इसको सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। और सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का क्या होता है कि पॉलन ट्यूब को मैच्योर नहीं कर सकता। हेट्रोस्टाइली चौथी ऐसी कंडीशन है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, जिसमें स्टाइल जो होता है उसकी हाइट में डिफरेंस की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है और सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट होता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन का ना होना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो ऑटोगैमस प्लांट होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन के रिलीज़ होने के बाद में जो स्टिग्मा होती है वह रिसेप्टिव होती है और उनमें सिंक्रोनाइजेशन पाया जाता है और इस सिंक्रोनाइजेशन के वजह से ही क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन इनहिबिट होकर के सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होता है। लेकिन यदि पॉलन ग्रेन रिलीज़ और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, मतलब पॉलन ग्रेन के रिलीज़ पर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होती है, तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वे सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ईदर पॉलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, तो इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन का ना होना। यदि हम बात करें कैस्टर और मेज की, तो देखो कैस्टर और मेज ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर तो अलग अलग होते हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे प्लांट में क्या होता है, देखो जैसे कि यदि हम कैस्टर और मेज की बात करें तो ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं लेकिन सेम प्लांट पर प्रेजेंट है। तो यदि मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं तो इससे ऑटोगैमी तो रुक सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, लेकिन सेम प्लांट पर प्रेजेंट होने की वजह से जिटेनोगैमी को इनहिबिट नहीं किया जा सकता। मतलब जिटेनोगैमी तो होगा लेकिन ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगा। बात की जाए पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, तो पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? देखो
जब भी ये हमारी स्टिग्मा है, जब भी स्टिग्मा के ऊपर कोई पॉलन ग्रेन शेड होता है, जब भी स्टिग्मा के ऊपर कोई पॉलन ग्रेन शेड होता है तो पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करता है। लेकिन पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट से पहले जो स्टिग्मा है और जो पॉलन ग्रेन है उनके बीच में केमिकल्स की मैचिंग होती है और इस केमिकल की मैचिंग को कहा जाता है कीमोटैक्सी। कीमोटैक्सी किसे कहते हैं कि स्टिग्मा पर केमिकल कंपोनेंट्स की मैचिंग होती है पॉलन ग्रेन की और इस प्रोसेस को कीमोटैक्सी कहा जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का प्रोसेस क्या है कि यदि किसी, देखो क्या होता है कि ये स्टिग्मा है, अब स्टिग्मा पर मल्टीपल प्लांट्स के पॉलन ग्रेन गिर सकते हैं। अब इन मल्टीपल प्लांट के पॉलन ग्रेन से थोड़े ना पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो सकता है और ऐसा क्यों होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और कीमोटैक्सी की वजह से। यदि मल्टीपल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन ही जो है स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो पाता है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट कर पाता है केमिकल्स की मैचिंग की वजह से और इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का जर्मिनेट हो पाता है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब कर पाता है एंड पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट गेट जर्मिनेटेड, और डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है, केमिकल कंपोनेंट की मैचिंग की वजह से होता है और इस पूरे प्रोसेस को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पोरोगेमी क्या होता है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि पोलोगेमी क्या होता है। तो पोरोगेमी में क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब जो होता है वह माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर में एंटर करती है तो इसको पोरोगेमी कहते हैं। तो देखो, एज पॉलन ट्यूब डेवलप्स इनटू ए पॉलन ग्रेन इफ इट्स गेट इंटर्ड बाय माइक्रोपाइलर एंड इट इज कॉल्ड पोरोगेमी। तो यदि माइक्रोपाइलर एंड से जो पॉलन ट्यूब है वह एंटर करती है तो इसको पोरोगेमी कहते हैं और जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो वह एक सिनर्जिड को रप्चर कर देती है, वन ऑफ द सिनर्जिड जो होता है उसको रप्चर कर देती है और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है सिनर्जिड्स के अंदर वह पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, जो होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। यदि हम शॉर्ट में समझें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को तो सबसे पहले रिकॉग्निशन होता है सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन का, देन प्रमोशन होता है या फिर इनिबिशन होता है पॉलन ट्यूब का। यदि डिफरेंट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ट्यूब को इनिबिट किया जाता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को इनिबिट किया जाता है और यदि सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ट्यूब को प्रमोट किया जाता है। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यह क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक प्रोसेस होता है। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें डिज़ायर्ड ट्रेट वाले पॉलन ग्रेन को ही पॉलन ट्यूब के ऊपर से ही पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करवाया जाता है और इसको ही कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो पहला स्टेप होता है उसे इमेस्कुलेशन कहते हैं और इमेस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ एंथर किया जाता है। जैसे कि कोई फ्लावर है, अब फ्लावर के पास में एंथर भी है और पिस्टल या कार्पल भी है, बाइसेक्सुअल हमारे पास में फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि ऑटोगेमी प्रमोट होती है। तो यदि हमें ऑटोगेमी की जगह डिज़ायर्ड ट्रेट वाले पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करवाना है तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले एंथर को कट करके हटा दिया जाता है और इसको इमेस्कुलेशन कहते हैं। इमेस्कुलेशन जो होता है वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो पहले ही यूनिसेक्सुअल है तो उसमें एंथर जो है उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत नहीं होती। जो दूसरा स्टेप होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज़ बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं कि स्टिग्मा को मैचुरेशन तक कवर किया जाता है ताकि कोई अदर स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन है वह उस पर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट ना कर पाए। और जनरली बटर पेपर से बेसिकली क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है स्टिग्मा को कवर करने के लिए। और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है यानी कि रिसेप्टिव हो जाती है तब उस पर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को डाला जाता है और देन उसकी अगेन रीबैगिंग कर दी जाती है अप टू फर्टिलाइजेशन तक और इस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह क्रॉप डेवलपमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यदि बात की जाए डबल फर्टिलाइजेशन की तो डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी नावास्चिन के द्वारा की गई थी। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि देखो जो पॉलन ट्यूब है उससे 2 मेल गैमेट रिलीज़ होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर में। एक मेल गैमेट जो होता है वह तो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ कर जाता है और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का डेवलपमेंट करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से ही किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो, इससे फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से। और जो दूसरा जो न्यूक्लियाई है वह हमारे एग सेल के साथ में फ्यूज कर जाता है, एग के साथ में फ्यूज कर जाता है और डेवलपमेंट करता है एम्ब्रियो का। तो एज द पॉलन ट्यूब रिलीजेस
2 मेल गैमीट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, 1 मेल गैमीट जो होता है वह तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का डेवलपमेंट कर देता है जो कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और जो दूसरा यानी कि अदर मेल गैमीट होता है वह एक्स सेल के साथ में फ्यूज कर जाता है, और इस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है, जिससे जायगोट का डेवलपमेंट होता है और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। और इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, और ट्रिपल फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ में तीसरा न्यूक्लियाई फ्यूज़ करता है, तो इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के डेवलपमेंट को। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होते हैं कि सबसे पहले जायगोट बनता है, उसके बाद में प्रो एम्ब्रियो बनता है, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है और मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो ये पूरे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में यदि हम बात करें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वह कोकोनट वाटर जो होता है वह फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है कि जो कोकोनट का कर्नेल होता है उसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? देखो सीड्स 3 तरह के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और पेरिस्पर्मिक सीड्स होते हैं। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता डेवलपिंग एम्ब्रियो से, और ऐसे सीड्स में एम्ब्रियो जो है वह पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, तो उसको तो जो एंडोस्पर्म है वह कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो से। मैं एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बता गया, सॉरी। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं कि उनमें एंडोस्पर्म जो है वह कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो से, तो उनमें एंडोस्पर्म बचा नहीं रहता है, तो इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे कि पी, कोकोनट और बीन्स में होता है। लेकिन यदि हम बात करें एंडोस्पर्मिक सीड की, तो एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है और कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, और इसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि कोकोनट और कैस्टर में होता है। और पेरिस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? जिनमें परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, जैसे ब्लैक पेपर और बीट में होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस। एम्ब्रियो के बारे में बात की जाए तो जो एम्ब्रियो है, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी किसे कहते हैं कि जब जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इसको एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, जो कि मोनोकोट और डाइकोट में सिमिलर होती है। तो मोनोकोट और डाइकोट में एम्ब्रियोजेनी जो होती है वह सिमिलर प्रोसेस होता है, सिमिलर स्टेप्स होता है। यदि हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें तो डाइकोट एम्ब्रियो में देखो, डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है कि डाइकोट एम्ब्रियो कुछ ऐसा होता है, इसमें एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये 2 कॉटिलेडन्स है। अब देखो, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसका कॉटिलेडन से ऊपर वाला पोर्शन, जैसे ये कॉटिलेडन है, अब कॉटिलेडन से आगे वाला पोर्शन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है दैट इज एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल किसका डेवलपमेंट करता है, किस में टर्मिनेट करता है? पिलम्यूल में। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो रीजन कॉटिलेडन से नीचे प्रेजेंट होता है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है रूट कैप में या फिर हमारे पास में रेडिकल में टर्मिनेट करता है। तो एपिकोटाइल क्या होता है? पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कि कॉटिलेडन्स के एबव सिचुएटेड होता है, जो कि टर्मिनेट करता है पिलम्यूल में और स्टेम टिप में। और हाइपोकोटाइल क्या होता है? सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, कॉटिलेडन के नीचे वाला पोर्शन होता है, और जो कि टर्मिनेट करता है रेडिकल और रूट टिप में। और जो रूट टिप होती है उसे रूट कैप कवर करता है, जो कि एक थिम्बल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि रूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि रूट के काफ़ी सारे रीजन होते हैं ना, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। तो जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसे प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, और रूट कैप एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। और डाइकोट में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, और इनमें फूड का स्टोरेज किया जाता है, फूड का स्टोरेज कॉटिलेडन्स में किया जाता है। तो ये हमारा डाइकोट एम्ब्रियो है। तो डाइकोट एम्ब्रियो है, इसमें पिलम्यूल दिखाया हुआ है, 2 कॉटिलेडन है, तो डाइकोट है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है और रूट कैप है। लेकिन यदि हम वहीं बात करें मोनोकोट एम्ब्रियो की, तो मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है कि मोनोकोट एम्ब्रियो में स्कोटेलम होता है। मोनोकोट एम्ब्रियो में केवल एक ही कॉटिलेडन होता है, जो दूसरा कॉटिलेडन होता है वह हाईली कंडेंस होता है। तो मोनोकोट को मोनोकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें केवल एक ही कॉटिलेडन होता है और इसको स्कोटेलम कहते हैं, जो कि सिचुएटेड होता है लेटरल साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस की। जो मोनोकोट का दूसरा कॉटिलेडन होता है वह कंडेंस होता है बहुत ज़्यादा, और इसको एपिब्लास्ट भी कहते हैं। कोलियोप्टाइल और कोलोराइजा क्या होता है? कोलियोप्टाइल होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का रीजन जो कि शूट के एबव प्रेजेंट होता है, उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का रीजन जो कि रेडिकल या रूट कैप के ऊपर होता है उसको कोलोराइजा कहते हैं, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सीथ होती है। तो अनडिफरेंशिएटेड सीथ जो कि हमारे रेडिकल या रूट कैप के ऊपर सिचुएटेड होती है उसको कोलियोराइजा कहा जाता है। जैसे कि यदि हम एनसीईआरटी के डायग्राम से इस चीज़ को समझें, देखो, तो जो ग्रासेस होते हैं वे मोनोकोट्स होते हैं,
स्कोटेलम होता है जो कि एक सिंगल कॉटिलेडन होता है। कॉलियोप्टाइल क्या होता है कि सूट अपेक्स के ऊपर जो सीथ प्रेजेंट होती है उसको कॉलियोप्टाइल कहते हैं। ये एपीब्लास्ट है जो कि कंडेंस कॉटिलेडन होता है। रेडिकल या रूट कैप के ऊपर जो अनडिफरेंशिएटेड सीथ प्रेजेंट है उसको कोलोराइजा कहते हैं। और जो कोलोराइजा और कॉलियोप्टाइल है ये प्रोटेक्टिंग अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के डिस्कशन के बाद जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज सीड। तो सीड जो होते हैं वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। एल्बुमिनस सीड जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर और सनफ्लावर। और नॉन एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म बचा नहीं रहता, मतलब यदि सीड डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यदि पूरा की पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचा रह जाता और इसको नॉन एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। और एल्बुमिनस सीड कहते हैं उसे जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता और बचा रह जाता है और इसको कहते हैं एल्बुमिनस सीड, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर और सनफ्लावर। और नॉन एल्बुमिनस में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता, जैसे कि पी, ग्राउंडनट और बीन्स में। और पेरिस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं जिनमें परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, जैसे ब्लैक पेपर और वीट में। यदि बात की जाए फ्रूट की, तो फ्रूट जो होता है वह ओवरी से डेवलप होता है, जैसे मैंगो ट्रू फ्रूट होता है क्योंकि ये ओवरी से डेवलप होता है। लेकिन कुछ फ्रूट फॉल्स फ्रूट भी होते हैं जो कि थैलेमस या अदर फ्लोवर पार्ट से डेवलप होते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। जैसे कि देखो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। डायग्राम में जो एप्पल है वह थैलेमस से बनता है तो इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। स्ट्रॉबेरी भी थैलेमस से बनता है, इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यदि हम बात करें एनसीईआरटी के एक और डायग्राम की, तो देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मोनोकॉट का डायग्राम है जिसमें कॉलियोप्टाइल दिखाया हुआ है जो पिलम्यूल के ऊपर प्रेजेंट है, रेडिकल के ऊपर कोलोराइजा प्रेजेंट है, स्कोटेलम जो होता है वह कॉटिलेडन होता है, कंडेंस कॉटिलेडन को एपीब्लास्ट कहते हैं, ये एंडोस्पर्म होता है और पेरिस्पर्म एक पेरिकार्प होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? इनको सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। देखो सीडलेस फ्रूट किसे कहते हैं? तो जब जो हमारे पास में फ्रूट है उसका डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता फ्रूट के डेवलपमेंट के दौरान, मतलब ओवरी जो है वह डायरेक्ट ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे तो ऐसा फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है कुछ सर्टेन हार्मोन के एप्लीकेशन से, और इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का जो एग्जाम्पल होता है दैट इज़ बनाना। तो बनाना इसका एग्जाम्पल है। यदि हम बात करें एपोमिक्टिक सीड के बारे में, तो एपोमिक्टिक सीड कौन से होते हैं? जब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। वैसे तो सीड जो होता है वह फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, लेकिन एस्टेरिएसी और ग्रासेस में क्या होता है कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है और इसको एपोमिक्टिक सीड भी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि मल्टीपल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जैसे सिट्रस में एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी होती है और ओपनशिया में भी पाई जाती है। यदि हम बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो ओल्डेस्ट बाइबल सीड कौन सा है? तो वह है ल्यूपिनस आर्टिकस, जो कि आर्कटिक तुंद्रा से ऑब्टेन हुआ है। ऑर्किड जो है वह स्मॉलेस्ट सीड है, और हर एक फ्रूट में थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं ऑर्किड के। और जो 2000 ईयर ओल्ड सीड है दैट इज़ फोनेक्स डैक्टिलीफेरा, जिसको डेट पाम भी कहते हैं। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट, सारे PYQ NCERT के डिस्कस कर लिए हैं और पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए